वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कक्षा 9 और 11 का परीक्षा परिणाम है साला दर्पण पे कैसे आपको फीड करना है, उसके बाद में उसको कैसे प्रोसेस करना है, डाटा लॉग कैसे करना है, या कह सकते हैं कि इसको ग्रीन शीट कैसे डाउनलोड करनी है, रिजल्ट जनरेट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, लॉग कैसे करना है, और वेरीफाई करने के बाद में अगर कोई मिस्टेक आती है, आप जब इसको प्रिंट निकालेंगे या PDF ग्रुप में मार्क लिस्ट वगैरह चेक करेंगे तो उसमें अगर मान लो वेरीफाई भी कर दिया और फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप उसको अनवेरीफाई कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। सबसे पहले तो बताऊंगा कि आपको किन किन निर्देशों की पालना करनी है। तो साला दर्पण परिणाम मॉड्यूल है, उसमें आपको सबसे पहले प्रविष्टि करनी है। प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा और थर्ड टेस्ट, सभी की एंट्रीज आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, चेक करनी है। अब एंट्रीज में मार्क्स के अलावा अगर कोई स्टूडेंट अनुपस्थित है यानी एब्सेंट है तो उसके लिए -1 इंटर करना है। अगर कोई स्टूडेंट चिकित्सा अवकाश पे है तो उसको -2 इंदराज करना है। ये तो हो गया। अगर आप एब्सेंट के लिए अगर 0 शो करें, इसका मतलब है कि वो एब्सेंट नहीं, वो प्रेजेंट है, उसके मार्क्स 0 आए हैं। इसलिए एब्सेंट वाले स्टूडेंट उसके लिए -1 है, वो जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ग्रेस कब मिलेगा उसका भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके एक इम्पोर्टेंट और है कि कक्षा 11 में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में देरी से आने के कारण ROS यानी जो स्टेट ओपन से या NIOS से परिणाम घोषित होने में देरी के कारण अर्धवार्षिक से पूर्व विद्यालय में प्रवेश लिया है। अर्धवार्षिक पूर्व का मतलब हो गया जिसने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में भाग नहीं लिया है, उनको उक्त दोनों परीक्षा की छूट होगी। और शेष रही परीक्षा जो भी है जिसमें थर्ड टेस्ट है, अर्धवार्षिक और वार्षिक, इसके आधार पर परिणाम घोषित हो जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण पास या प्रविष्ट होना जरूरी है। अब इसमें परीक्षा के अंक प्रविष्ट करते समय कोई भी कॉलम खाली नहीं रखना है। सीधी सी बात है कि जिसका अगर मान लो एब्सेंट है तो -1 करना है, मेडिकल है तो -2, और 0 नंबर आए हैं तो 0 करना है। और जिन विद्यार्थियों का देरी से परिणाम आया, जैसे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया सेकंड टेस्ट के बाद में, तो उनके लिए प्रथम और द्वितीय परक में भाग नहीं लेने के कारण प्रथम और द्वितीय परक में कॉलम खाली रखना है, उसमें 0 भी इंटर नहीं करना है, खाली रखना है। 0 का मतलब तो हो गया कि उसके मार्क्स 0 आए हैं। अगला है कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने हेतु सभी परीक्षाओं के सम्मिलित होकर न्यूनतम 36% अंक प्रत्येक विषय में जरूरी है। यानी जितने भी विषय उनमें प्रत्येक में 36%, यानी जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 36 और 200 नंबर का पेपर दोनों मिलाकर के होगा, यानी अर्धवार्षिक तीनों टेस्ट और वार्षिक 11वीं की बात करें या 9वीं की बात करें। तो मैं विशेष रूप से ये वीडियो 9th और 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ। तो उसके लिए 72 नंबर 72 नंबर आना जरूरी है। और 72 में कम पढ़ रहे हैं तो उसको ग्रेस मिल जाएगा, कैसे होगा वो भी आपको बता दूंगा। और उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 2 परख, और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, 2 टेस्ट में आना जरूरी है और वार्षिक परीक्षा, ये 3 तो होना जरूरी है। अगर मान लो दूसरी कंडीशन क्या है, एक टेस्ट दिया हुआ है, दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में एब्सेंट है, लेकिन उसने अर्धवार्षिक और वार्षिक दिए तो भी वो परीक्षा में शामिल होगा, यानी उसका रिजल्ट घोषित होगा। तो कुल मिलाकर के वार्षिक परीक्षा और या तो 2 टेस्ट, और दूसरा ऑप्शन है कि वार्षिक परीक्षा या कम से कम 1 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। अब ग्रेस का क्या नियम रहेगा, कृपांक जो ग्रेस होता है, तो सामान्य रूप से ग्रेस है वो अगर एक ही विषय में आ सकता है तो उसको 5% मार्क्स मिलेंगे। यानी जैसे 200 का पेपर है, मान लो जैसे 11वीं की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल या इंग्लिश अनिवार्य वगैरह जो भी विषय है, उसमें 200 नंबर का टोटल पेपर होगा अर्धवार्षिक और वार्षिक का मिला करके, तो उसमें 5% यानी 10 नंबर मिलेंगे। यानी मान लो 72 नंबर लाने, अगर उस स्टूडेंट के 62 नंबर आ रहे हैं एक विषय में और बाकी सभी में 72 या उससे ऊपर है तो उसको 10 अंक का ग्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, 72 से कम आ रहे हैं, तो कृपांक 2% मिलेंगे। यानी उसको 2% का मतलब 4 अंक उसको कृपांक मिल जाएंगे। यानी उसके 68 एक विषय में है और 68 दूसरे विषय में है, और बाकी विषय में 72 या उससे ऊपर है तो उसको 2 अंक 4 अंकों का कृपांक मिल जाएगा, यानी वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी विषय में चिकित्सा अवकाश जाने की स्थिति है या पूरक है या पुनः परीक्षा में शामिल है तो कृपांक नहीं मिलेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। हालांकि ये पूरा जैसे ही आप मार्क्स फीड करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली किसके कृपांक लग रहा है, क्या कर रहा है, सारा सिस्टम अपने आप इसको कैलकुलेट कर लेगा, आपको चेक करना है। इसके अलावा किसी विषय की अगर मान लो लिखित या प्रायोगिक परीक्षा अलग अलग उत्तीर्ण होना जरूरी है। जैसे कुछ विषय साइंस के विषय हो गए, ज्योग्राफी वगैरह है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है और थ्योरी में भी पास होना जरूरी है। और प्रायोगिक परीक्षा में कृपांक यानी ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अधिकतम 2 विषयों में पूर्व घोषित किया जा सकता है और जिसके लिए न्यूनतम 25% अंक आना जरूरी है। अगर मान लो उसके 25% भी अंक नहीं आ रहे हैं तो उसको पूरक भी घोषित नहीं किया जाएगा, वो सीधा फेल हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा, कक्षा 9 के विद्यार्थी ने अगर व्यावसायिक शिक्षा का चयन किया है तो सामाजिक अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा दोनों में से जिस विषय में अधिक अंक प्राप्त हुए उसकी गणना उसी विषय के अंक शामिल किए जाएंगे। और इसे तो मुख्य विषय सामाजिक विषय में भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। मान लो सामाजिक विषय में उत्तीर्ण तो हो गया, लेकिन मार्क्स इसके
वोकेशनल के ज़्यादा है तो वोकेशनल के मार्क्स टोटल में काउंट होंगे। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है कि मान लो सामाजिक में उसके 200 में से 24 अंक आए हैं तो वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो जरूरी है। जबकि व्यावसायिक शिक्षा में 200 में से 180 अंक प्राप्त किए फिर भी वो अनुत्तीर्ण रहेगा, भले ही उसके टोटल मार्क्स में व्यावसायिक शिक्षा के जुड़े जाएंगे, लेकिन सामाजिक विषय में उसके पास होना जरूरी है, यानी कम से कम 72 अंक है वो आना जरूरी है 200 में से। दूसरा, प्रायोगिक परीक्षा में पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यावसायिक शिक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा के साथ ही प्रविष्ट किए जाने, जिसमें 20 पोर्टफोलियो के, 30 थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल के। अब और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि साला दर्पण के परीक्षा परिणाम टैब में रिजल्ट जनरेट का टैब है, वो उससे रिजल्ट आपको जनरेट करना है। सारे मार्क्स पहले फीड कर लें, चेक कर लें कि किसी भी विषय का कोई भी मार्क्स बाकी नहीं रहा हो। तीनों टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक, और किसी भी विषय या परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में मान लो आप फीडिंग करते समय कोई गलती होगी तो उसको आप वापस एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद रिजल्ट जनरेट टैब है उसको आपको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। अन्यथा आपके वो पुराने मार्क्स ही दिखेंगे। तो उसको जब भी कोई इसमें करेक्शन करें, मार्क्स अपडेट वगैरह करें, कम ज़्यादा या जो भी ऐसे कोई गलती से अगर एंट्री हो जाती है उसको सही करें तो रिजल्ट जनरेट वाला टैब है वो काम में लें। और अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने है तो वेरीफाई क्लिक करें। अब लॉक की जगह वेरीफाई ऑप्शन आएगा, उसी को आपको क्लिक करना है और वेरीफाई करेंगे तब आपकी मार्क्स लिस्ट वो है वो शो हो जाएगी। और अंक में अगर आप बदलाव किया तो ग्रीन शीट में अंक है वो प्रदर्शित हो जाएंगे, लेकिन जनरेट रिजल्ट करने पर ही अंक है वो अंक तालिका में प्रदर्शित होंगे। तो आपको जनरेट रिजल्ट वाला ऑप्शन है वो उसको जरूर काम में लेना है अगर आपने कुछ चेंज किया है। और पूरक या पुनः परीक्षा से पहले ही अनवेरीफाई कर अंकों में परिवर्तन किए गए करके जनरेट शीट रिजल्ट से अद्यतन कर पुनः वेरीफाई करना होगा, अन्यथा ड्राफ्ट अंक तालिका शो होगी। तो सीधी सी बात है कि आप अगर मान लो अनवेरीफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो जनरेट रिजल्ट वाला ऑप्शन है उसको जरूर काम में लेना है, तभी वो मार्क्स है वो आपके अपडेट होंगे। इसके अलावा पूरक और पुनः परीक्षा का मॉड्यूल भी उक्त परीक्षा तिथि से ही प्रभावी होगा। और विद्यार्थी का अंक तालिका में विद्यार्थी की रैंक मेरिट है वो प्रथम बार किए गए परिणाम की घोषणा पर प्रदर्शित होगी, किंतु किसी भी विषय के अंक परिवर्तन किए जाने के से प्रभावित रैंक दोबारा प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा कुछ अगर मान लो आपकी इशू है सब्जेक्ट वाइज, जैसे साला दर्पण पोर्टल के विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5 जिसमें विद्यार्थी की सूचनाएं कुछ होती है और प्रपत्र 9 में सारी सूचनाएं होती है, उनके अनुसार प्रपत्र 7 और 7A में प्रत्येक विद्यार्थी के चयनित विषयों की मैपिंग की जानी, यानी उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, खास करके नववीं और मैं तो नहीं 11वीं में है तो वो जरूर ध्यान रखना है। और यदि एक बार मैपिंग के पश्चात किसी सैद्धांतिक या प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में प्रविष्टि कर ली गई है तो विषयों का क्रम न बदलें। अब ये भी होता है कई बार मैपिंग करने के बाद में जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3 है, अब वो शुरू में आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य के रूप में है, लेकिन आपने कोई मैपिंग चेंज कर दी, उसका क्रम बदल गया, तो आप जरूर ध्यान रखें सारे अंक है वो आपको सही तरीके से पढ़ने, अन्यथा सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप जो सब्जेक्ट है उसका भी नाम आगे आता है तो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। और इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी स्वाध्याय के रूप में ऐसे विषय का चयन करता है जो विद्यालय स्कूल प्रोफाइल में मैप नहीं है तो उसके लिए, और नहीं उसका कोई अध्यापक का पद सृजित है, तो ऐसी अंक तालिका है तो साला दर्पण पोर्टल जो जयपुर है उसकी ईमेल आईडी है साला दर्पण jpr@gmail.com पे आपको संपर्क करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा प्रैक्टिकल आपको साला दर्पण पे कैसे करना है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले परिणाम में जाना है और परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ जाना है। प्रविष्टियाँ में जाएंगे तो आपके यहाँ रिजल्ट एंट्री का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको रिजल्ट एंट्री है वो उसको आपको काम में लेना है, यानी रिजल्ट की एंट्री चेक करनी है कि जैसे कक्षा 9 या 11 जो भी, एक मैं आपको 11वीं का पूरा लाइव बताऊँगा तो उसमें मार्क्स अपडेट हुए या नहीं हुए इसको आपको चेक करना है। तो मार्क्स चेक करने के लिए आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर लें, कक्षा सेलेक्ट कर लें, सेक्शन, और उसके बाद में पैटर्न में आप ऑल कर दें ताकि सभी विषय के मार्क्स शो हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे स्ट्रीम में आर्ट्स है और यहाँ एग्जाम में जैसे वार्षिक परीक्षा सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे सभी स्टूडेंट के सभी विषयों के मार्क्स, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये ऑप्शनल 1 यहाँ जरूर ध्यान रखें। जब फीडिंग करते हैं तो एक तो ऑप्शनल 1 कौन सा है, तो यहाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा ऑप्शनल 2 OFT 2 यानी ऑप्शनल है वो सेकंड हिस्ट्री है, और तीसरा है हिंदी साहित्य, ये तो है। इसके अलावा इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करेंगे तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ से हो जाएंगे। इसको पूरा आप यहाँ से कर लें तो 2 सब्जेक्ट यहाँ इनके और है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और जीवन कौशल, इनको भी आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये भी अनिवार्य है और इनकी भी मार्क्स फीडिंग करनी जरूरी है। अब यहाँ जैसे जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए वो यहाँ शो हो रहे हैं, जो एब्सेंट है उसके लिए -1 यहाँ शो हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लें कि सभी स्टूडेंट्स की मार्क्स से वो एंट्री हो चुकी है। अब ये काम हो जाए, सारे स्टूडेंट की एंट्री चेक हो जाए, निश्चित हो जाए, आप उसके बाद वापस परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में आना है
और यहाँ आकर के आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट 2025-26, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जैसे यहाँ 17-25-26 आ रहा है, क्लास 11वीं सेलेक्ट कर ली, सेक्शन ए कर लिया और यहाँ से आपको मैंने फैकल्टी आर्ट्स कर ली। अब यहाँ 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे। अब इस स्टूडेंट में से अभी किसी का भी रिजल्ट जनरेट नहीं किया हुआ है, या एक दो को जैसे यहाँ एक दो के लिए जनरेट किया हुआ है, यानी रिजल्ट जनरेट किया हुआ है ड्राफ्ट के रूप में, लेकिन वेरीफाई किसी का नहीं किया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्रीन शीट्स अगर आप देखना चाहें तो सीधे यहाँ से ग्रीन शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शो ग्रीन शीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपकी ग्रीन शीट शो हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, एसआर नंबर है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, कक्षा है, सेक्शन है। अब यहाँ एक बार एक स्टूडेंट या ग्रीन शीट इंटर करके देख लें, चेक कर डाउनलोड करके देख लें कि किसी टेस्ट के अर्धवार्षिक के वार्षिक के मार्क्स कम तो नहीं है या एंट्री रहनी बाकी तो नहीं रहेगी। जैसे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, इसमें फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा और ग्रांड टोटल 200 में से अंक है। इसके अलावा आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, इसमें भी मार्क्स दिए हुए हैं, जीवन कौशल में भी मार्क्स दिए हुए हैं। अब यहाँ आपके रिजल्ट वगैरह ये शो नहीं होगा परसेंटेज वगैरह, लेकिन आपके ग्रीन शीट में मार्क्स जरूर चेक कर लें। अब ये हो गया, आप अच्छी तरह से देख लें किसी विषय में मार्क्स कम आ रहे हो, या जैसे मान लो यहाँ देख लें कि किसी स्टूडेंट के 72 से कम आ रहे हैं तो उसकी ग्रेस वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा, वो ऐसी स्थिति देख लें। अब जैसे ये स्टूडेंट है तो इसकी ज़्यादातर टेस्टों में ये एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो उसका कोई इशू नहीं है। अब वहाँ तो आपने -1 भरा था, लेकिन यहाँ आपके ए बी आएगा, तो वो अपने आप मार्क लिस्ट में ए बी शो हो जाएगा, जबकि आपने मार्क्स फीडिंग की थी उस समय आपको ए बी नहीं भर करके -1 भरना है। तो ये तो हो गया, आप ग्रीन शीट आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब आपने ग्रीन शीट चेक कर ली, उसके बाद में आपको रिजल्ट को कैसे जनरेट करना है, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है, इसमें आपके नाम, स्टूडेंट का नाम है, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, कक्षा, और यहाँ स्टेटस में एनए आ रहा है। अब यहाँ आपको रिजल्ट जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ रिजल्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड, आपको ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ड्राफ्ट के रूप में रिजल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, ड्राफ्ट के रूप में रिजल्ट जनरेट हो गया। अब इसमें भी आपके प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यानी ड्राफ्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको डाउनलोड करके बता रहा हूँ, चेक करके बता रहा हूँ। यहाँ से इस तरीके से आपकी मार्क लिस्ट हो जाएगी, स्टूडेंट का नाम वगैरह आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे। यहाँ जैसे रोल नंबर अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ रही है। इसके अलावा टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, आप ईयरली एग्जाम, टोटल मार्क्स कितने हैं, ग्रांड टोटल 200 में से कितने हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट रिजल्ट है, जैसे प्रत्येक विषय में पीपी यानी पास आ रहा है। सब्जेक्ट का डिवीजन किस में है, जिसमें सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, जो भी है। इसके अलावा पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वगैरह तो इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ दूसरे जो विषय है उनके भी मार्क्स यहाँ नीचे है, वो ग्रेडिंग आएगी। उसमें तो मार्क्स आ रहे थे, ग्रीन शीट में तो आपके मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जो अभी आप मार्क लिस्ट डाउनलोड करें इसमें आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, इसमें ग्रेडिंग आ गया। जीवन कौशल में आपके ABC जो भी है वो ग्रेड आ गया। टोटल परसेंटेज यहाँ शो हो रहे हैं, जैसे 45 पॉइंट जो भी समथिंग परसेंटेज है, और इसकी रैंक शो हो रही है। जैसे क्लास में भी रैंक इसमें शो नहीं हो रही, लेकिन रिजल्ट पास आ रहा है। और ये नीचे एब्रीवेशंस दी हुई हैं कि P का मतलब पास है, F का मतलब फेल है, S का मतलब सप्लीमेंट्री है, G आ रहा है तो ग्रेस है, M आ रहा है तो मेडिकल है, और D आ रहा है तो डिस्टिंक्शन है। ये आपके यहाँ इस तरीके से देख लें। और ये सारा करने के बाद अब आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। पहले आप अच्छी तरह से इसको ड्राफ्ट को चेक करके देख लें, सब सही है तो आप इसको रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट को वेरीफाई करके बता रहा हूँ। तो यहाँ वेरीफाई रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि वेरीफाई रिजल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थी और माता पिता का नाम, जन्म दिनांक जांच लेवे। वेरीफाई करने के पश्चात अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं है। हालांकि इसका भी ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, आपकी गलती रहती है तो अभी भी आप लास्ट तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई का ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ से आ गया रिजल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपकी स्टेटस जो अभी एनए आ रहा था नीचे, यहाँ इसका स्टेटस आ गया वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब हो गया, इसका रिजल्ट आपने वेरीफाई कर लिया। अब इसका फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो इसकी यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रिंट रिजल्ट। तो ये फाइनल प्रिंट है जो बच्चे को देना है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपकी एक तरह से मार्क लिस्ट है वो यहाँ से तैयार हो जाएगी, जिसमें ये प्रिंट मार्क लिस्ट का ऑप्शन आ गया। इसमें एसएसएन है, एसआर नंबर है, नाम, फादर का नाम, पिता का नाम, यहाँ रोल नंबर भी आ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें। ग्रीन शीट वगैरह में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आपकी कक्षा आ रही है, रोल नंबर आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स है वो सारी शो हो रही है। जैसे टेस्ट के नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके बाद में अर्धवार्षिक के, वार्षिक के रिजल्ट में P आ रहा है, सब्जेक्ट का डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आ रहा है। इसके अलावा मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी आ रहे हैं, वर्टिकल भी आ रहे हैं, और परसेंटेज पर टेस्ट के, सेकंड टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पास इन ऑल सब्जेक्ट्स आ रहा है, और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत में ग्रेडिंग आ रही है, जीवन कौशल आ रहा है, और यहाँ
परसेंटेज 45 पॉइंट जो भी समथिंग जितने भी बन रहे वो आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है पास का और रैंक नहीं आ रही है। अब मैंने आपको बताया रैंक क्यों नहीं आ रही, तो वो उसका भी कारण बता देता हूँ। जब रैंक कब आएगी कि जब आप पूरी कक्षा के सभी स्टूडेंट का रिजल्ट है वो वेरीफाई कर दोगे, तब सिस्टम को पता चलेगा कि किसके नंबर ज़्यादा है किसके कम है। अभी तक आपने एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट है वो जनरेट किया है और उसके बाद में उसको वेरीफाई किया है, तो मेरिट नहीं आएगी। मेरिट अब या रैंक कह सकते हैं, रैंक का जो ऑप्शन है वो कॉलम है वो खाली रहेगा फिलहाल, लेकिन जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे, सभी की आप वेरीफाई कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लास में जो भी रैंक है वो अपने आप शो हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब मान लो यहाँ से ये रिजल्ट आपने वेरीफाई किया, मार्क लिस्ट आपने चेक कर ली, जैसे मैंने अभी आपको दोबारा बताया, मैं आपको दोबारा बता दूँ। यहाँ से जैसे ये मार्क लिस्ट है, अब आपके यहाँ इसमें कोई इशू आ रहा है कि कोई नंबर कहीं गलत चढ़ गए, या इसमें कोई नाम में या जैसे रोल नंबर वगैरह में कहीं कोई भी इशू है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, और चेंज कब करेंगे, क्योंकि अभी ये वेरीफाई हो गया, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है शाला दर्पण। यहाँ आपको परिणाम में जाना है और परिणाम में रिजल्ट प्रविष्ट परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है, और यहाँ आपकी एक ऑप्शन आएगा अनवेरीफाइड रिजल्ट। यहाँ आप देखेंगे तो अनवेरीफाइड रिजल्ट 2025-26। अब इसमें उसी का नाम आएगा जिसका वेरीफाई आपने कर दिया है। जैसे पहले के स्टूडेंट का मैंने किया हुआ है, तो यहाँ से आपको एग्जाम टाइप मेन एग्जाम करना है, क्लास आप 11वीं सेलेक्ट कर लें और सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कर लिया, और इसके बाद में यहाँ स्ट्रीम में आपको आर्ट्स कर लें जो भी आपके है, और यहाँ से 100 स्टूडेंट। अब इसमें जिसका वेरीफाई किया उसी का आपका अनवेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो जैसे यहाँ एक स्टूडेंट है जिसका वेरीफाई किया था, उसी का आप अनवेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है अनवेरीफाइड रिजल्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, ओके पे आपको क्लिक करना है, और इसका रिजल्ट अनवेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी अब इसका अनवेरीफाई हो गया। अब वापस इसमें करेक्शन करना चाहते तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ परिणाम में जाना है, परिणाम जाने के बाद में आपको परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, और अब आपको यहाँ जनरेट मार्क लिस्ट वगैरह है, इसमें आपको जाकर के चेक करना है कि अनवेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। वापस आपको यहाँ से कक्षा 11वीं सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन ए, और यहाँ से आपको आर्ट्स वगैरह है, और 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। तो जो वेरीफाई यहाँ ऑप्शन आ रहा था ये वापस अनवेरीफाई हो गया, यानी जो अभी वेरीफाई आ रहा था अब वापस इन्हें आ गया है। तो इस तरीके से शाला दर्पण पोर्टल पे कक्षा 11वीं का रिजल्ट किस तरीके से तैयार करना है, टॉपिक वाइज प्रत्येक मैंने आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया। वीडियो जरूर लंबा हुआ, लेकिन ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जब तक लास्ट तारीख तक अनवेरीफाइड ऑप्शन अगर बंद कर देते हैं तो उससे पहले तक, और मुझे लगता है जिस दिन 25 तारीख को परीक्षा परिणाम घोषित करना है उस तक या उसके आगे भी 2-4 दिन और देंगे, तब तक आप उसमें कोई भी अगर गलती होती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अनवेरीफाई का काम नहीं पड़े। मैंने सिर्फ अनवेरीफाई इसलिए किया है कि आपको ऑप्शन बता सकूं कि किस तरीके से आपको कोई गलती होने पे उसको अनवेरीफाई करना है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया, जैसे क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपको मार्क्स फीडिंग करनी है, सारी मार्क्स फीडिंग करें। मार्क्स -1 करना है एब्सेंट के लिए, -2 करना है मेडिकल के लिए। ग्रेस कब कब लगेगा वो भी आप देख लें, कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं वो आपको ग्रीन शीट जनरेट करने पर पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर कोई करेक्शन है, किसी मार्क्स में कोई चेंज करना है, मार्क्स कोई गलत भर गए उसको सही करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। और ये सारा करने के बाद में मार्क लिस्ट जनरेट रिजल्ट के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई का मतलब ये हो गया एक तरह से आपने रिजल्ट को लॉक किया है, और लॉक करने के बाद उसकी जो प्रिंट निकालेंगे वो आपकी मार्क लिस्ट फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर उस मार्क लिस्ट को देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको अनवेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन पे जाकर के आप उसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। इस संबंध में मुझे लगता है आपके कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जब भी समय मिलेगा आपका रिप्लाई देने का। लेकिन एक निवेदन और करूँगा कि जिस टॉपिक से संबंधित आप कमेंट कर रहे हैं उस संबंधित वीडियो में ही कमेंट करें। अब मैं जैसे वीडियो शाला दर्पण का बना रहा हूँ उसमें आप कमेंट कर रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो जैसे मैं शाला दर्पण का वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कमेंट कर रहे हैं FMS 3.0 के संबंध में, तो वो फिर कई बार तो मैसेज या कमेंट देख भी नहीं पाते, तो उसमें फिर हो सकता है कि आपको जवाब नहीं मिले। कोशिश ये करता हूँ कि मैं प्रत्येक कमेंट का उत्तर दूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जब कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो में आते हैं तो कई बार मिस हो जाता है, तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करते ही आपके हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के आप हाइप भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शाला दर्पण, पे मैनेजर, FMS और इनकम टैक्स और अन्य जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में शिक्षा विभाग की विशेष रूप से सूचना मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।